I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover polity practice questions. Let's start. आज हम पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं. Here we go with our first question. Which of the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? Objective resolution Constituent Assembly में किसने मूव किया? Objective resolution basically it was moved by Jawaharlal Nehru in 1946. So basically it was moved by Jawaharlal Nehru, and objective resolution basically preamble is based on this objective resolution. किसके द्वारा मेड है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन बी. इफ यू टॉक्ड अबाउट बी आर अंबेडकर कौन थे? फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बी आर अंबेडकर वाज फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. और ये कौन थे? ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. सो कहने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको बताया, पर आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू. बट जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी आपको इसके बारे में और ऑप्शंस देखने हैं. दैट इज बी आर अंबेडकर, ही वाज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. अनदर वन राजेंद्र प्रसाद, हु वाज राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राजेंद्र प्रसाद. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर. अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस पे बेस्ड है? प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज अडॉप्टेड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. किसके द्वारा मूव किया गया? ये मूव किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. कम टू नेक्स्ट वन. आवर सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन मेंबर नहीं है? हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? सो ड्राफ्टिंग कमेटी हमने आपको बताया अभी ऊपर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. The chairman of drafting committee was B.R. Ambedkar. So in this, Mahatma Gandhi, options में है B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Krishna Swamy Iyer and M.K. Gandhi. So M.K. Gandhi is not a member of drafting committee. Remember this thing, M.K. Gandhi is not a member of drafting committee. Drafting committee के member कौन नहीं है? M.K. Gandhi drafting committee के member नहीं है. कौन member था? आपको सबसे पहले chairman पता होना चाहिए. chairman कौन थे? B.R. Ambedkar. Then K.M. Munshi was the part of drafting committee. Krishna Swamy Iyer was part of drafting committee. B.R. Ambedkar was a part of drafting committee. Dr. K.M. Munshi was part. Sayyid Muhammad Sadullah, M. Madhav Rao and D.P. Khaitan. These were the part of what? Constituent Assembly के drafting committee के part है. महात्मा गांधी part नहीं थे. ये क्वेश्चन पूछा गया था. Next one. Which of the following consider as part of basic structure of Indian Constitution? Basic structure part कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है. ऑप्शन आर रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. विच इज द फॉर्म बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा बेसिक पार्ट बना रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये कोई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. अगर आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर, यू शुड बी रिमेंबर. क्या बोला जा रहा है कि हमारी रिपब्लिक है एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. रिपब्लिक भी हमको पता है, और हमारा रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्टेड हेड है. Democratic, to the people, for the people, by the people. Secular character of our constitution. Yes, secular word was there. It was included in our constitution by 42nd Amendment Act 1976 in our preamble. Secular का मतलब क्या होता है? Secular का मतलब होता है all religion are equal irrespective of their status. सभी लोग बराबर हैं irrespective of their status. और फेडरल कैरेक्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का. तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर. देखो, मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में आपको बता रहा हूं. मैंने इजीली वे में आपको बताया कि भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया, और प्रीएम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, ये हमने आपको बताया. अनदर वन, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? महात्मा गांधी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज द बेसिक पार्ट? कौन सा हमारा बेसिक पार्ट है? ऑप्शन 1, 2 एंड 4, दैट इज डी पार्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं, which of the following feature is contradictory to the norms of federal polity? कौन सा contradictory norms है फेडरल पॉलिटी का?
तो देखिए हमारे में कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज है, करेक्ट आंसर है। सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बिल्कुल बात है। हमारा टॉप मोस्ट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होते हैं, दैट इज बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो विच इज द फॉलोइंग फीचर्स कौन से हैं जो हमारे फेडरल बनाते हैं पॉलिटी को? कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज है एंड सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इज नॉट बाउंड बाय इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कौन सा सिस्टम हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में फाउंड नहीं होता है? गिव द आंसर। आप लोग जरा क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर दो। कौन सा हमारा फेडरल सिस्टम इज नॉट बाउंड बाय पॉलिटिकल सिस्टम? ऑप्शन ए ड्यूल सिटीजनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, authority of the court to interpret the constitution. Which of the following statement are not a part of Indian political system? Yes, please try. देखिए हमारे में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप की बात ही नहीं होती है। वी आर हैविंग व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन सिटीजनशिप? वी हैव टेकन द सिटीजनशिप फ्रॉम ब्रिटेन, यूके से लिया है। हमको देखना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को मिलता है हमको 7 शेड्यूल में, जिसकी बात की जाती है। हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है एग्जामिनेशन में, हु इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर which is not a found in Indian political system, that is dual citizenship. Dual citizenship हमारे फाउंड नहीं होती है। हमारे में कैसी है? सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन ए, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलता है कोई सांसद होता है जो पार्लियामेंट में रहता है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो पार्लियामेंट में बोल सकता है, खुल के बोल सकता है बिना किसी रुकावट के। सो ये उसका क्या है? प्रिविलेज है, उसको एक ये क्या मिला हुआ है? उसको अधिकार मिला हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि संविधान को चेंज कर सकते हैं वो। यस कर सकते हैं, आर्टिकल 368 में हम चेंज कर सकते हैं, बट विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। आप संविधान को बदल सकते हो। तभी ये बोला गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड विद बोथ, दैट इज रिजिडिटी एंड व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसमें क्या हो जाता है? बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आजादी भी है। तो हियर बोथ द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स पंचायत स्टेटेड? किस शेड्यूल में? शेड्यूल हमने पढ़ते, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है, बट अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है पंचायत को पावर? विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड? किस में बोला गया है? दैट इज 11 शेड्यूल्स में बोला गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 11 शेड्यूल बात करता है पंचायत के बारे में, और 12 शेड्यूल्स बात करता है किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। इसको ऐड कब किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982, 11 शेड्यूल वाज एडेड, जिसमें बात किया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत। सेम वे 8 शेड्यूल की बात करें, 8 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके लैंग्वेजेस के बारे में। 9 शेड्यूल्स बात करता है आपके लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और 10 शेड्यूल बात करता है किसके बारे में? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और 11 शेड्यूल बात करता है आपके पंचायत के बारे में, और 12 शेड्यूल बात करता है किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो इतना चीज आपको हमने, दिस इज द वे यू नीड टू सॉल्व द पेपर। आपको इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है जिसमें कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। एक और क्वेश्चन हमने शेड्यूल से लिया है जो आपको समझ में आएगा। प्लीज हैव अ लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा? राज्यसभा की सीट्स के अलॉटमेंट की बात कौन सा शेड्यूल करता है?
तो इसमें बोला गया थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल. तो विच शेड्यूल टॉक्स अबाउट रिलेटेड विथ द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? दैट इज फोर्थ शेड्यूल. करेक्ट आंसर इज फोर्थ शेड्यूल. बिल्कुल बात है, एलोकेशन में मतलब राज्यसभा से कितनी सीट्स आएंगी स्टेट्स और यूटी से, ये बताएगा हमको फोर्थ शेड्यूल. स्पेशली थर्ड शेड्यूल बात करता है हमारे किसके बारे में? ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करेगा. फिफ्थ शेड्यूल बात करेगा प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज. ये इनके बारे में बात करेगा. और सिक्स्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा अदर ट्राइबल एरियाज. व्हाट आर द अदर ट्राइबल एरियाज? It will be talking about other tribal areas. What are the other tribal areas? That is ATM square. This is a trick. What is this ATM square? How you will remember this ATM square? That is A for Assam, T for Tripura, M for Meghalaya and Mizoram. So these are the six schedule. अभी सिक्स शेड्यूल रिसेंटली न्यूज में भी था. लद्दाख इज डिमांडिंग टू इंक्लूड इन सिक्स शेड्यूल. तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सिक्स शेड्यूल के बारे में. ये बात करता है एटीएम स्क्वायर दैट टॉक्स अबाउट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. सो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल? सो दीज आर द स्टेट दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ शेड्यूल. कम टू नेक्स्ट वन. आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से डील करता है और किस चीज से डील करता है? समटाइम्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से पॉलिटी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं और अक्सर पॉलिटी में क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं. आर्टिकल 30 क्या बात करता है? व्हाट आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम, राइट टू प्रोपोगेट अ रिलीजन, and rights of minorities to establish and manage educational institution, cultural and educational rights of majority community. The correct answer over here, Article 30 talks about rights of minorities to establish and manage the educational institution. Article 30 ये बात करता है minorities को अधिकार देता है अपने हिसाब से एजुकेशनल संस्थान बना सके और उसमें एजुकेशन इम्पार्ट कर सके. आर्टिकल 29 और 30 बात ही करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की. आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? आर्टिकल 29 एंड 30 बात करता है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की. किसकी बात करता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है. और आर्टिकल 30 आपको ये बोलता है कि माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने हिसाब से एजुकेशनल संस्थान ओपन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और center will not or state will not discriminate in providing fund to minority institution. That is correct answer is answer C. Here we go with the next question. Which of the following pays basically, I think question number 10 में कुछ गड़बड़ हुआ है, और आप ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है लैंग्वेजेस की. लैंग्वेज किस में आएगा? The forms of affirmation किस में आएगा? Allocation of seats to Council of State किस में आएगा? Provision relating to disqualification किस में आएगा? 10 शेड्यूल में आएगा. Which of the following pairs are not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है? मैं फिर से बताता हूं. Languages 8 शेड्यूल में आएंगी क्या? The forms of oath and affirmation 2nd शेड्यूल में आएगा क्या? Allocation of राज्यसभा seats 4th शेड्यूल में आएगा. Provision relating to disqualification 10th शेड्यूल में आएगा. किस में आएगा? So here the correct answer will be, or you can say not correctly पूछा है, that is oath and affirmations. Oath and affirmations आपके किस में आते हैं? Oath and affirmation आते हैं आपके 3rd schedules में. I think some technical mistake is there. I think इसमें issue है क्वेश्चन नंबर 10 में. तो बट आपको मोटा मोटी समझ में आ गया है क्या मैं बोल रहा हूँ, कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड है. तो इसमें पेयरिंग को बताया गया है कि कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की. अगेन जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आ गया.
सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर देयर इन द सिक्स शेड्यूल। सो हियर आर द ऑप्शन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मैंने बताया था एटीएम स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? Here the correct answer is A option, that is Assam, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। द करेक्ट ट्रिक जो मैंने आपको क्लास में बताई थी, एटीएम स्क्वायर। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट मूव पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ 200 आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर स्टेट में बी। मतलब इसमें गवर्नर के बारे में पूछा गया है कि गवर्नर क्या कर सकता है आर्टिकल 200 पार्ट ए में। तो क्या बोल रहा है इसमें गवर्नर, व्हाट द क्वेश्चन दे आस्क्ड, गवर्नमेंट कैन विथहोल्ड द असेंट इफ द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर बिल पास होता है तो गवर्नर बिल को विथहोल्ड कर सकता है, रोक के रख सकता है। देखिए इसमें बात किया जा रहा है कि वीटो पावर्स की। अगर बिल पास होता है और गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है ही विल गिव द साइन, इट विल बिकम एन एक्ट। अदर वन, ही विल विथहोल्ड द असेंट, विथहोल्ड करके रखेगा, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड वन, ही विल रिजेक्ट द बिल, if the bill was passed again after reconsideration then he is bound to give the assent, that is suspensive veto. Third one, neither reject nor ratify, simply keep the bill pending, that is pocket veto. तो इसमें यही बोला जा रहा है, it will withhold the assent passed by state legislature, reserve the bill passed by state legislature for consideration of president, yes it is correct, राष्ट्रपति से कंसिडर कराने के लिए भी रख सकता है, return the bill other than money bill for reconsideration of state legislature। मतलब रिटर्न कर देगा बिल, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं करेगा। मनी बिल को रिटर्न क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गवर्नर के विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर इट हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आर्टिकल 200 में, जो कि गवर्नर की बात करता है। गवर्नर कैन विथहोल्ड द असेंट, बिल्कुल सही बात है, गवर्नर विथहोल्ड कर सकता है और रिजर्व कर सकता है बिल राष्ट्रपति से पूछने के लिए। अनदर वन, ही कैन रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल। सेम वे गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भी यही होता है। So here what will be the correct answer? One option, 1 and 2, 2 and 3 and all of the above. The correct answer is all of the above. All of the above is the correct answer here. So काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है जो आर्टिकल 32 में बात की जा रही है, आर्टिकल 32 में बात की जा रही है। सो हियर which of the following statement is not true? First statement, it gives Supreme Court and High Court power to issue writs for enforcement of fundamental rights। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए ये रिट्स इशू कर सकते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज अ फंडामेंटल राइट्स। बी आर अंबेडकर कॉल इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज ऑप्शन डी, D1 ऑप्शन। Aggrieved person can go to, aggrieved person has no right to complain under article 32 where fundamental rights has not been violated। मैंने क्या बोला गया है, आपका जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6। इसमें क्या बोला जा रहा है, aggrieved person has no right to complain under 32 where fundamental rights are not been violated। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, it gives Supreme Court and High Court power to issue writs for enforcement of fundamental right। Not true पूछा जा रहा है। देखिए हाई कोर्ट की जो रिट्स होती हैं वो आर्टिकल 2 to 6 में आती है, 32 में नहीं आती हैं। सो आंसर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज इट गिव ओनली सुप्रीम कोर्ट राइट्स टू इशू रिट्स, बट हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल में बात किया गया है, आर्टिकल 2 to 6 में बात किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का 32 में बात किया गया। बाकी स्टेटमेंट सही है, पार्ट 3 में इंक्लूडेड है। बी आर अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और 5 तरीके की रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सरुटरी एंड क्यू वारंटो। दीज आर द 5 रिट्स यू शुड बी रिमेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स पे क्वेश्चन आता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना they were having 22 parts and now we are having 25 parts and more than 450 plus articles and 12 schedules and we are having preamble। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। आज की डेट में हमारे पास मोर देन 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं
और प्रियम्बल है। इसमें यही पार्ट पूछा जा रहा है, पंचायत क्या पार्ट 9 में बात करता है, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B में बात करता है, और ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10 में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ट्रिब्यूनल्स बेसिकली हमारे पार्ट 4A में बात करता है, दैट इज इनकरेक्ट। किस में बात करता है? पार्ट 14A में बात करता है। और कोऑपरेटिव्स हमारे पार्ट 9 में बात करता है, एंड इट वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको ऐड किया गया। और पंचायत हमारे पार्ट 9 में बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज हमारे पार्ट 9A में बात करता है। Now here the question will come from citizenship. Which of the following features of citizenship in India is correct? कौन सा citizenship का features correct है? पहला बोलता है dual citizenship of state and nation, single citizenship of state, single citizenship of whole India, और dual citizenship of India and another country. Which of the following statement is correct? देखिए हमने आपको क्या बोला, there is single citizenship for whole India. आप अगर इंडिया में रह रहे हैं, वेदर यू आर लिविंग इन तमिलनाडु, वेदर यू आर लिविंग इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सो आपकी सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, यू विल बी द सिंगल सिटीजन फॉर होल इंडिया। द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया। कम टू नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, थोड़ा इसको पढ़ें और फिर इसको सॉर्ट आउट करें और रीड करें क्या बोल रहा है। ऑन साइडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें बोला गया है? द स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग? सो यू शुड बी रिमेंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन बोला गया है, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सेकेंड वन, टू सेफगार्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए, क्या बोला जा रहा है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपसे क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं? वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, ये रशिया से लिया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इट वाज देयर। और कितनी ड्यूटीज ऐड की गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ऑन हुज रिकमेंडेशन इट वाज एडेड? किसकी रिकमेंडेशन से ऐड की गई थी? इट वाज एडेड बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया गया था और पार्ट 4A में ऐड किया गया था। और आर्टिकल 51A में बात करता है, इसमें क्या बात करता है? इसमें बात करता है हमारे सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बचाने की, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाने की, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं करता। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हमारी आपकी पर्सनल हो गई। इसमें बेसिकली क्या किया था, जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने बोला था कुछ ऐसी ड्यूटीज होनी चाहिए जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। याद रखना, ये ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ। दीज ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। सो क्या आंसर इसका करेक्ट रहेगा? सेकंड वाला ऑप्शन काटूंगा मैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 1 and 3 इज करेक्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने हर एक ऑप्शन को समझाया और आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछते हैं, which of the following statement regarding fundamental duties in Indian Constitution are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statement regarding fundamental duties in Constitution are correct? Fundamental duties are enforced through writs. क्या writs के द्वारा enforce किया जा सकता है? कोर्ट के द्वारा जाया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है fundamental duties have been formed a part of Indian Constitution since its adoption। जब से संविधान लागू हुआ क्या तब से फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास थी। Fundamental duties become part of constitution in accordance with recommendation of Sardar Swan Singh Committee. Fourth statement, fundamental duties applicable only to Indian citizen, not to foreigner. कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैंने इसके पहले अभी आपको सारी चीजें बताई थी। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 51A में ऐड किया गया, यूएसएसआर से लिया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बताया मैंने आपको ये चीज। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, बट थर्ड स्टेटमेंट सही है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। केवल भारतीय लोगों के लिए ही है फंडामेंटल ड्यूटी। आंसर क्या होगा? दैट इज डी। 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, और 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इट वाज इंक्लूडेड इन आवर
कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन को एप्लीकेबल है, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि नॉन सिटीजन को एप्लीकेबल है। पहली बात तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं दैट आर सोनली अवेलेबल टू द इंडियंस ओनली, केवल इंडियंस को अलाउड है। कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं बताइए कि केवल ओनली इंडियंस को अलाउड है, ओनली इंडियंस। दैट इज इंडियन। कुछ आर्टिकल्स आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, दैट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 and 30. These are the articles that are solely available to Indians. These are the 15, 16, 19, 20 and 30 available only to Indians. अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा अवेलेबल नहीं है, मतलब किसके लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए। यस, नॉन सिटीजन के लिए कौन सा अवेलेबल नहीं है, और विच इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन ऑल्सो। बताइए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके इट इज देयर, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सभी के लिए है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो 15, 16 में तो इंडियन के लिए ही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 भी इंडियन के लिए है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी। तो ये सारी चीजें आपको, आर्टिकल 14 आ गया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14, और ये बात करता है 15 के बारे में, ये बात करता है 16 के बारे में, और ये बात करता है आर्टिकल 21 के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा केवल इंडियंस के लिए अलाउड है, तो आप लोग देख लेना। आर्टिकल 14 है ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 16 है, और ये 21 है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल इंडियंस को अलाउड है। अब कौन सा नॉन अवेलेबल है, देयर इज 1 and 4। तो दिस वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में बात करता है, और डीपीएसपी कहां से बोरो किया गया, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, एंड आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल तक ये बात करता है। इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल में इसको डिवाइड किया गया। इसमें बोला गया है कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है हमारी डीपीएसपी में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल इंक्लूडेड है, हमारे आर्टिकल 44 में बात करते हैं, इट हैज बीन इंक्लूडेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सभी रिलीजियस एस्पेक्ट में सभी धर्मों के लिए एक कानून, वन रिलीजन वन लॉ। एंड रिसेंटली उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी। अनदर बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अगेन इट वाज आल्सो देयर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज देयर। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नो, इट इज आर व्हाट, इट इज आर फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारी। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 51 बात करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा डीपीएसपी में बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर्स नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यस, हमारी एक ही जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज देयर। पावर्स इज क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल बात है, शेड्यूल 7 में बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वह लिस्ट होता है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट वह लिस्ट होता है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट वह लिस्ट होता है बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक अ लॉ। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, द यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लिस्ट। फेडरेटिंग यूनिट हैज गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जो फेडरेशन है क्या उनको अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सेकंड B1, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट, क्या ये एग्रीमेंट है हमारे फेडरल यूनिट के लिए। सो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स, सो बेसिकली इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट। मतलब हमारा क्या है, जो प्रोविंसेस है उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एग्रीमेंट विद द फेडरल यूनिट्स, मींस वी आर हैविंग व्हाट, इनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर एंड डिस्ट्रक्टेबल यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को एक कर सकती है, अलग कर सकती है, एक बना सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीवन, ठीक है। सो इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ फेडरलिज्म, नो इट्स नॉट अ रिजल्ट। वी आर हैविंग इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। बट अमेरिका का क्या है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन व्हाट, द फेडरिंग यूनिट। हमारा नहीं है, ऑप्शन आर डी।
आर्टिकल 21 बात करता है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है? एक्सप्लॉइटेशन की बात हमारी किस आर्टिकल में की जाती है? आर्टिकल 23 एंड 24 में बात की जाती है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन। तो बात क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, abolition of untouchability, protection the interest of minorities, prohibition of employment of children in factories and mines. Which of the following statement are correct? 1, 2 and 4, 2, 3, 4, 1 and 4, 1, 2, 3, 4. Yes, give a try. बोला है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन में क्या बात किया जा रहा है? अगर आप थोड़ा ध्यान से रखो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर्टिकल 23 में बात करता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दो आर्टिकल की बात करता है, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मतलब फोर्स लेबर नहीं करा सकते हो आप, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, सेलिंग एंड बाइंग इज नॉट अलाउड। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारा किसमें है? आर्टिकल 17 में है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड द वर्ड अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की बात की जाए तो हमारा क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 बात करता है प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। तो क्या बात करता है? 1 and 4 के बारे में बात करता है। 1 and 4 द आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। इतना चीज आपको याद रखना है। तो ये फंडामेंटल राइट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, शेड्यूल हो गया, और हमने कोशिश किया है हर एक चैप्टर से आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ला के दें और आपको बताया जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट लगे, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी आर मेंशन? डीपीएसपी में कितने आर्टिकल मेंशन है? मैंने बताया आपको, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है और ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, और ये हमारे पार्ट 4 में आता है, और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हम डीपीएसपी की बात करते हैं, और यही इसका ऑप्शन ए निकल के आता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करेक्ट बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? So it is binding on the state that uniform civil code must be applicable to all. The provision regarding uniform civil code contained in part 4 of Constitution. हमने अभी बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी में बात किया गया है, और डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 की बात करता है, ना कि पार्ट 3 की बात करता है। पार्ट 3 की बात क्या करता है? पार्ट 3 की बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। बट इट इज एंश्योर कि हाँ भाई, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी बोला जाता है स्टेट को, गवर्नमेंट को, जब भी आप कोई लॉज बनाए इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाए। इट इज नॉट जस्टिसेबल इन पीपल कोर्ट, इट इज नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट, बट इट इज जस्टिसेबल इन पीपल कोर्ट। जनता के लिए आप जब वोट मांगने जाएंगे पॉलिटिशियन, तो वो आप बोल सकते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डीपीएसपी में मेंशन है ये सारी चीज। दैट इज करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ये चीज गलत हो जाएगी। ये किसमें है? हमारे पार्ट 4 में। नेक्स्ट बात करता है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 352। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है आर्टिकल 352 में, और याद रखो अब इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन आते हैं। इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज 352 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है ये कब लगती है? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग व्हेन वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मैंने आपको बताया 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, और इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं। भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, भाई ये सब है तो आपकी लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है? आर्टिकल 360 में बात करता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, प्रेसिडेंट रूल, जो कि बात किसकी करता है? आर्टिकल 356 की बात करता है। वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इमरजेंसी तभी लगती है वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, और 44 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन वर्ड को ऐड किया गया था,
बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्योंकि हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी का काफी ज्यादा मिसयूज हुआ था 75 में, इट हैज बीन प्लेस्ड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट now it has been changed to war, external aggression or armed rebellion. The word internal disturbance get replaced with armed rebellion। और अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, इस चीज का आप लोग याद रखना। 62 में लगी है, 71 में लगी है और 75 में लगी है। ओनली 3 times नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्लेस्ड, दैट इज नेशनल इमरजेंसी लगी है 3 बार, दैट इज 62, 71 वॉर एंड 1975 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर। चलते, मैंने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठाए हैं एग्जाम में कि आपको जो सेट्स ऑफ मिले वो कम से कम प्रैक्टिस वाला मिले, कम से कम आपको प्रैक्टिस करें तो आपको दिमाग को रिकॉल करे। मैंने हर सेक्शन से क्वेश्चन लिया, चाहे वो सिटीजनशिप हो, चाहे वो शेड्यूल्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हो, तो वहां से क्वेश्चन उठाए और प्रेसिडेंट से भी आया है क्वेश्चन। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा? द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन? ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या अपने इच्छा से, ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, व्हेन द डिसीजन बाय यूनियन कैबिनेट इशू सच प्रोक्लेमेशन कम्युनिकेटेड हिम इन राइटिंग, जब राइटिंग में लिख के दिया जाएगा कि भाई इमरजेंसी लगानी है तब लगाएगा। बताइए आंसर। हियर द करेक्ट आंसर विल बी लाइक डी ऑप्शन। तभी तो ये चेंज किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था, ओरली एडवाइस कर दिया लगा दो, लेकिन फिर बाद में 44 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या बोला गया, इमरजेंसी कैन ओनली बी प्लेस्ड बाय गिविंग इन राइटिंग बाय कैबिनेट, कैबिनेट लिखित में देगी तब। और पहले आप इमरजेंसी के लेके कोर्ट नहीं जा सकते थे, बट नाउ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। you can go in the court, you can ask the court whether this emergency had been placed, it is right or wrong, और कोर्ट डिसाइड करेगा क्या वो सही में लगी है कि नहीं लगी है। तो ये चीज याद रखना, when the decision of union cabinet for the issue of such proclamation communicated him in the writing, और राइटिंग में कम्युनिकेट किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, which of the following statement about fundamental duties contain the constitution are correct? Fundamental duties can be enforced through writ jurisdiction. Fundamental duties have been part of adaptation since, I think repeat question है, fundamental duties become the part of constitution in accordance with Swan Singh committee. And the fourth one, fundamental duties applicable to citizen. So which of the following statement are correct? So here again that is 3 and 4 is correct. Repeated question है, अभी just ऊपर ही कराया था। 27 की बात करते हैं, which of the following is not necessary consequences of proclamation of president rule in the state? कौन सा not a necessary consequences है? अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, which of the following is not a consequences of president rule in the state? तो here the options are dissolution of state legislative assembly, क्या state legislative assembly को खत्म कर दिया जाता है? removal of council of minister in the state, क्या council of minister को खत्म हटा दिया जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, क्या लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए पहली बात तो डिसॉल्व नहीं करता है, सस्पेंड रहता है टाइम बिंग के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज भी नहीं होता, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, नॉट अ डिसोल्यूशन, ठीक है। रिमूव कर दिया जाता है फॉर टाइम बिंग, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप, सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया था किसके रिलेशन के लेके? सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप व्हाई? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। द करेक्ट आंसर इज डी। सरकारिया कमीशन बनाई गई थी सेंटर स्टेट के रिलेशन को लेके। तो याद रखना, कई बार ऑप्शन आता है सरकारिया कमीशन किसके लिए है, तो आप लोग याद रखना सेंटर स्टेट रिलेशन। 29 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्टोरल गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे चुनाव होते हैं उनका सारा देखरेख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। There is one general electoral roll for every territorial constituency. The parliament has power to make a law relating to delimitation of constituency.
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर व्हाट नॉट करेक्ट? कौन सा नॉट करेक्ट है? देखिए, इलेक्शन वगैरह का सुपरिटेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, और देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी. इलेक्टोरल मतलब लिस्ट ऑफ इलेक्टरल जो भी चुनाव में है वोट देने वाले हैं, और पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, दे कैन चेंज द बाउंड्री, इंक्रीज द बाउंड्री, बट सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट नेवर डू द स्क्रूटनी. ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना. ठीक है, डिलिमिटेशन एक्ट होता है, जो पार्लियामेंट होता है वही स्क्रूटनी करता है. रॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, डिलिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा हूं. 30 बात करता है, आर्टिकल 40 बात करता है एडवाइज द स्टेट टू वर्क फॉर व्हाट. आर्टिकल 40 हमारा किस में बात करता है? ये बात करता है डीपीएसपी की बात करता है. आर्टिकल 40 बेसिकली बात करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की बात करता है. लिविंग वेज फॉर वर्कर आर्टिकल 39 इक्वल वेज की बात करता है, और आर्टिकल 40 बात करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी. आर्टिकल 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन को ध्यान दो, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट है. इसको क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो. अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. He has right to be audience in all the court in the country. He has right to take part in the proceeding of Lok Sabha and Rajya Sabha, and he has a fixed tenure. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, which of the following statement are not correct? तो देखिए, पहली बात तो ये चीज जान लो, अटॉर्नी जनरल होता क्या है. 2 मिनट में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता हूं, फिर क्वेश्चन को समझो. अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर पे, और इसको पूरा अधिकार होता है सारे कोर्ट में जाने का. इसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. इसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करता है. आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल. लेकिन उसको पूरा अधिकार होता है कि पार्लियामेंट में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन ही हैज नो राइट टू वोट. पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता. पार्लियामेंट में केवल वही लोग वोट करेंगे जो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे. और एक चीज याद रखना, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट ऑफ हाई कोर्ट. अब क्वेश्चन को पढ़ो. द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नो, द क्वालिफिकेशन इज सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और शुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, और एडवोकेट ऑफ एन हाई कोर्ट फॉर 10 years, और अ एमिनेंट jurist in the opinion of president. He has right to take part in audience in all the court. Yes, it is correct. He has right to take part in proceeding of Lok Sabha, Rajya Sabha. Again, it is correct. He has fixed tenure. No, he is not having fixed tenure. He is not a full-time employee. He is a part-time employee. The incorrect are 1 and 4. क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझाया और आपको बताया इस तरीके से कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपके काफी हद तक क्वेश्चन संभावित है कि सही होंगे. नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल के ऊपर दिया है मैंने, आप इसको ट्राई करें. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ही हैज राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट. ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया. हियर ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होता है आपका सॉलिसिटर जनरल. इट हैज बीन आल्सो बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट अटॉर्नी जनरल. देयर इज सॉलिसिटर जनरल. अभी करेंटली अटॉर्नी जनरल है हमारे आर वेंकटा रमैया, एंड सॉलिसिटर जनरल इज तुषार मेहता जो असिस्ट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू राज्यसभा पावर ऑफ राज्यसभा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट. नाउ पावर ऑफ राज्यसभा की बात की जा रही है. राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इलेक्ट होते हैं, और जो टेन्योर होता है इनका 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 year, और 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में रिटायर्ड होते हैं. तो क्या बोला जा रहा है? मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा. बात सही है, मनी बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा. मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. इट विल गो टू राज्यसभा, but within 14 days with or without amendment it need to return back again. Rajya Sabha has power either to reject or to amend the money bill. Rajya Sabha has no power either to reject or amend the money bill. बिल्कुल सही बात है, राज्य सभा के पास कोई पावर नहीं है. राज्य सभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अरे राज्य सभा कैन डिस्कस,
राज्यसभा कैन गिव द सजेशन ऑल्सो, बट विद इन 14 days it need to be returned back with or without amendment. So here the incorrect is C option. D option भी पढ़ लेते हैं. राज्यसभा has no power to vote. बिल्कुल बात है भाई, लोकसभा में ही होना है तो लोकसभा के पास ही वोट करने का अधिकार, राज्यसभा के पास नहीं होगा. बट राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, राज्यसभा कैन डिस्कस. तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर. दैट इज सी ऑप्शन. 34 की बात करते हैं. क्वेश्चन बोला जा रहा है, आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट इज प्रेजेंटेड फॉर प्रेसिडेंट हु मे आइदर गिव द असेंट टू द बिल और विथहोल्ड द असेंट. द प्रेसिडेंट में क्या करेगा? प्रेसिडेंट may assent the bill within 6 months, assent or reject the bill as soon as possible, return the bill as soon as possible after the bill is presented to him with a message requesting the house to reconsider, withhold the assent even the bill has been passed again in the house. Which of the following is like क्या करेगा after the bill has been passed? क्या करेगा वो बताओ? What he will do? बताइए. ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया कि 6 महीने के अंदर उसको साइन ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है. ही विल असेंट और रिजेक्ट द बिल एज सून एज पॉसिबल. ये भी नहीं बोला गया भाई विथहोल्ड कर सकता है कि भाई आपको देना ही देना है. ठीक है. रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग द हाउस. बिल्कुल सही बात है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन विथहोल्ड द असेंट इवन द बिल हैज बीन पास अगेन, नहीं भाई, विथहोल्ड करके रखा है तो बिल खत्म हो जाएगा, दोबारा आएगा तो फिर से इसको साइन करना नहीं करना उसके ऊपर है. तो आंसर इज सी. ही विल रिटर्न द बिल एज सून एज पॉसिबल after the bill has been presented with a message requesting to reconsideration. अगर बिल फिर से पास होके आता है then is bound to give the assent. That is suspensive veto. मैंने क्या बोला? Suppose this is the bill. अगर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, he will be having 4 options. Either give the bill assent, it will become an act. He will withhold the assent, the bill will end. That is absolute veto. Return the bill for reconsideration, if not money bill. If the bill has been passed again, then he has to give the assent. That is suspensive veto. Neither reject nor ratify, simply keep the bill pending for indefinite time period, pocket veto. 35th क्वेश्चन की बात करते हैं. 50 क्वेश्चन की सीरीज है. Thirdly 15 क्वेश्चन आर लेफ्ट. Which of the following is not guaranteed by Constitution of India? कौन सा राइट है जो गारंटेड नहीं है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू ओन अक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. मैंने बताया आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. नाउ इट हैज बिकम अ लीगल राइट. नाउ इट डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स. सेम बात करें, राइट टू मूव फ्रीली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली आर्टिकल 19, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड आर्टिकल 19, बट राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी दैट हैज बीन डिलीटेड बाय आर्टिकल 19 by 44th amendment act 1978. now it has been made what a legal right under article 300 पार्टी. क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डिलीट किया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. इट हैज बीन डिलीटेड. नाउ नेक्स्ट वन, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? किसके रिकमेंडेशन के बिना? तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? बताइए. असेंबली की बात की जा रही है, किसके बिना आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो? बताइए. दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट. अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इट हैज बीन इंट्रोड्यूस कि मनी बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट में आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आप बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल और से क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द ऑफिस लाइक मैनर और द लाइक ग्राउंड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? किसको आप हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप जज को हटाते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट. मैंने आपको क्या बताया? अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा वो काम करेगा, हटा दिया जाएगा. तो मैं 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा. एलिमिनेटेड 4 ऑप्शन. अब मेरा आंसर या तो 1 and 2 होगा या 2 and 3 होगा. दिस इज व्हाट एलिमिनेशन टेक्निक. ठीक है. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में आता है कैग, इसका रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. चीफ इलेक्शन कमीशन सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बट यूपीएससी के चेयरमैन को आप हटाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी करनी पड़ेगी.
सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की कमीशन की रिपोर्ट आएगी, और जो भी रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट की वो राष्ट्रपति बाउंड होगा और उससे चेयरमैन हटेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 and 2 ओनली, दैट इज सी पार्ट ओनली। These two get removed the same as judge of Supreme Court। और सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटता है, बाय स्पेशल मेजोरिटी पास बाय 2 हाउसेस, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी, उससे हटेगा। 38 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग की बात कर रहे हैं, तो कैग का क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन, ही शैल ओनली बी रिमूव्ड in office like manner of ground of judge as Supreme Court, yes it is correct। he shall not be eligible for further office under government of India or government of state after he ceased to hold his office। जैसे ही वो ऑफिस से रिटायर्ड होता है वो कहीं और काम नहीं कर सकता, ना ही केंद्र सरकार के अंदर ना ही राज्य सरकार के अंदर। यस ये भी बात सही है, और उसका रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 39, which officer or which officer of government of India has right to take part in proceeding of parliament even though he is not a member। कि कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसको अधिकार है पार्लियामेंट में बैठ सकता है लेकिन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग और इलेक्शन कमीशन, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज ईजी। इलेक्शन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंटल और वाइस प्रेसिडेंटल, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, इसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा, इलेक्शन कमीशन, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है, द फाइनल इंक्वायरी और फाइनल डिसीजन इज डन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कई बार एग्जामिनेशन में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको पता है हमारी वोटिंग एज 18 इयर्स है, उससे पहले हमारी वोटिंग एज 21 इयर्स थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वोटिंग एज बाय यूथ एट 18 इयर्स वाज एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन, पहली बार कब किया गया था, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया गया था। अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस किया गया था 21 ईयर से कितना, 18 ईयर्स, 21 साल से 18 साल किया गया था बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। आंसर इज 1988। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी में कई एग्जामिनेशन में कई बार ये डायरेक्टली आ जाते हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कई क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग पे भी आते हैं, तो असर्शन और रीजनिंग पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और एग्जाम को और टफ बनाया जा रहा है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोला गया है असर्शन में, द वर्ड माइनॉरिटी नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और आर में बोला गया द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अरे माइनॉरिटी कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो गलत है। और वर्ड माइनॉरिटी नॉट डिफाइंड, वर्ड माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या बोला जा रहा है, here what is the correct answer, that is both A and R are true but R is not a correct explanation of A। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर। क्या बात करता है सेलेंट फीचर, सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल कंट्री, येट इट इज करेक्ट, स्ट्रिक्टली द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो हियर ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट पार्ट, तो 1 and 3 इज करेक्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कौन से दो आर्टिकल हैं जो बोलते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मैंने अभी अभी क्लास में भी पढ़ाया है, दैट इज आर्टिकल 32 and 226। 32 वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 वी कैन गो टू हाई कोर्ट। सो दीज आर द टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्टली क्लियर टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट इज आर्टिकल 32 and 226।
नेक्स्ट बात करते हैं सेवन शेड्यूल इफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। सेवन शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? सेवन शेड्यूल बात करता है डिवीजन ऑफ पावर। तो ये क्या बात करता है? इट इज टॉक्ड अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। दैट इज ऑप्शन बी। ये मैंने आपको बताया। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, 6 शेड्यूल। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल। प्रोविजन दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 10 शेड्यूल। अभी अभी हमने क्लास में सारे पढ़े। 46 की बात करते हैं कि कौन सा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, remember this thing, 3 words were added, that is socialist, secular and unity and integrity. The correct answer is 1, 3 and 5. ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा हमने आपको बताया। सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर ओरिएंटेड की बात करता है। सेकुलर मतलब ऑल रिलीजन आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, सपोर्ट मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म स्टेट के लिए बराबर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है। ठीक है। फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक वर ऑलरेडी देयर इन आर प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे किस पे बेस्ड है? प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन आर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1946। क्वेश्चन भी देखा हमने। नाउ 47 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट और विद रेफरेंस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म मींस द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है। सेकुलरिज्म मींस दैट स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सभी रिलीजन इक्वली ट्रीट होते हैं। सेकुलरिज्म मींस द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड गॉड। अरे भाई स्टेट क्यों मैनेज करेगा मैन एंड गॉड का रिलेशनशिप? द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द आंसर इज 1 and 2। 48 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन लेफ्ट। सो इट विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। फाइनेंस कमीशन हमारे आर्टिकल 280 में बात करता है। अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन के हेड बने हैं अरविंद पंगड़िया, जो 16 फाइनेंस कमीशन है। और 16 फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? जो टैक्स का डेवोल्यूशन है, टैक्स का शेयरिंग है सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो क्या बनाया गया? द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन कवर्ड द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए बनाया जाता है। करेक्ट। द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर। नो, प्रेसिडेंट को दी जाएगी और प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में पेश करेगा। आंसर इज ए ओनली। और किस आर्टिकल में आता है ये? आर्टिकल 280 में आता है। 49। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड सेंटर टेक प्लेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नाउ प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड और उसकी जगह क्या आया है? नीति आयोग आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में बात करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे इम्पीच किया जाएगा? जज ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी डन ओनली बाय प्रूफ मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी टू एक्ट। दैट इज ऑप्शन बी एंड सी। और कैसे रिमूव होगा? विद स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस द सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन रिमूव्ड। और आज तक कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ टिल हिस्ट्री। From 1952 2024, not even single judge has been removed. But what are the 2 provision of removal? Proved misbehavior and incapacity. Violation of constitution तो हमारा राष्ट्रपति impeach होता है, and violation of our constitution has not mentioned in our constitution. तो यहां पर हमने अभी हमारे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। We have covered the 50 questions of polity section. इसमें हमने काफी डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन कवर किए, जिसमें कि आपको पता लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या तरीके से पैटर्न में एग्जामिनेशन में पूछने की संभावनाएं बनती है। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।